हिंडनबर्ग एक ऐसा नाम जिसको सुन के बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज, बिजनेस टाइकून्स, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, रेगुलेटरी चीफ, इन सबकी नींद खराब हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ शनिवार की रात को, जब हिंडनबर्ग ने रेगुलेटर चीफ मतलब सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के ऊपर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के एलिगेशंस लगाए। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, लेकिन जब से एलिगेशंस आई हैं तब से कुछ लोगों को कहना है कि इन एलिगेशंस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद संडे का पूरा दिन अदानी ग्रुप, आईएफएल का 361 आर्म जो कि वेल्थ मैनेजमेंट संभालता है, रेगुलेटर मतलब सेबी और सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पूरा दिन और एलिगेशंस के जवाब फ्रेम करने में बिजी थे। और तो और माधवीपुरी बुच जी के रिस्पॉन्सेस के कुछ ही घंटों के बाद हिंडनबर्ग ने उनके रिस्पॉन्सेस पे अपने रिस्पॉन्स दिए, अपना एक पक्ष रखा। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारे रिस्पॉन्सेस क्या हैं, कौन क्या बात कह रहा है अपनी सफाई देने के लिए, और इनके कुछ प्रूफ्स हैं, क्या इनमें कुछ गैप्स हैं, क्या इनकी बात में दम है, ये सबको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये केस जा कहां रहा है और जा कहां सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हिंडनबर्ग जो कि एक बहुत छोटी सी कंपनी है, 5-6 लोगों की ये कंपनी है, इनको क्या फर्क पड़ता है कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब क्यों करते हैं। देखिए, इनका एक शॉर्टिंग पोजीशन होता है। जब भी ये किसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं, किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं, वो एक नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, हिंडनबर्ग कितने ही और देशों में ये काम समय समय पे करता रहता है और उन स्टॉक्स में अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बना के रखता है। लेकिन इस बार इन्होंने किसी कंपनी को अप्रोच नहीं किया, इन्होंने किसी कंपनी को टारगेट नहीं किया है, इन्होंने इंडिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, इनफैक्ट रेगुलेटर को भी नहीं, इन्होंने स्टॉक मार्केट रेगुलेटर की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच जी को टारगेट किया है। और टारगेट करने का तरीका है कि इनके काम करने के तरीके में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हिंडनबर्ग के अनुसार माधवी जी के 3 मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब माधवी जी का पर्सनल या बिजनेस इंटरेस्ट और माधवी जी का एज अ सेबी चेयरपर्सन क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। पहला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जब माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड ने कुछ साल पहले एक ऐसे फंड में पैसा लगाया जो कि एलिजिडली अदानी ग्रुप में पैसा लगाता था, और आगे चल के कुछ साल बाद सेबी को, जिसकी चेयरपर्सन माधवी जी ही थी, उनको अदानी का इन्वेस्टिगेशन करना था। और ये वही अदानी है जिसका एक्सपोज हिंडनबर्ग ने पिछले साल किया था, करीब 1.5 साल पहले। तो दिस इज वन कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है REITs को लेके, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है जिसको माधवी जी ने कुछ समय से प्रमोट किया है, स्टेजेस पे आके, कॉन्फ्रेंसेस में आके बताया है कि इसका एक पॉजिटिव आउटलुक है फ्यूचर। एंड एज पर हिंडनबर्ग ये REITs को इंडिया में लाने वाला मेजर एक कंपनी है ब्लैकस्टोन, और यही ब्लैकस्टोन में एज ए सीनियर एडवाइजर काम करते हैं माधवी जी के हस्बैंड धवल बुच। मतलब एक तरीके से हिंडनबर्ग के अनुसार माधवी जी इंडिया में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हैं, अच्छा बता रही हैं, जो कि उनके ही हस्बैंड को एम्प्लॉय करती हैं। और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है माधवी जी के खुद के बिजनेसेस, जो कि एक सिंगापुर में है, जो कि एज पर द सेबी चेयरपर्सन डोरमेंट हो चुकी है, और दूसरी इंडिया में है, जो कि चेयरपर्सन ने कहा है कि वो इंडिया में तो है लेकिन आज की तारीख में उनके हस्बैंड उसको चलाते हैं। हिंडनबर्ग का कहना है कि जो ये सब कंपनीज हैं, इनके जो क्लाइंट्स हैं, क्या ये वही कंपनीज हैं जो कि सेबी की रेगुलेशन के अंडर आती हैं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और हिंडनबर्ग चाहता है कि क्या माधवी जी इन सब कंपनीज जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनके नाम ओपनली, ट्रांसपेरेंटली, पब्लिकली शो करने में ओके रहेंगी। अब मोटे मोटे तौर पे हिंडनबर्ग ने ये सब एलिगेशंस माधवी जी के ऊपर लगाई हैं, कुछ चीज़ों में प्रूफ दिए हैं, कुछ चीज़ें सर्कमस्टेंशियल हैं। सबसे पहले हम माधवी जी के रिस्पॉन्सेज को ही जांचने की कोशिश करेंगे। तो माधवी जी ने 15 पॉइंट्स में अपना रिस्पॉन्स दिया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि उनका बैकग्राउंड क्या है। IIM अहमदाबाद से वो पढ़ी हैं, फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज में 2 डेकेड्स मतलब पिछले 20 साल से करीब काम कर रही हैं। मेजरली उन्होंने काम ICICI ग्रुप में किया है। उनके हस्बैंड धवल बुच IIT दिल्ली से पढ़े हैं और करीब 35 साल से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया से काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने यूनिलीवर ग्लोबल में एक सीनियर मैनेजमेंट रोल निभाया। इस दौरान बुच कपल ने पिछले सालों के सैलरीज, बोनसेस, स्टॉक ऑप्शन से काफी पैसा कमाया है, क्योंकि अलग अलग जगह पे, बड़ी बड़ी जगह पे काम किया है तो पैसा होगा। तो हिंडनबर्ग का एक जगह पे पॉइंट था कि IPE प्लस फंड में इन दोनों ने पैसा लगाया है, बहुत सा पैसा लगाया है, और सोर्स ऑफ इनकम वहां पे सैलरी लिखा गया था। तो उन्होंने कहा कि सैलरी हमने कमाई है, इस सैलरी से ही लगाया गया है। मतलब इस बात पे उन्होंने डायरेक्ट एक तरीके से अपनी
सफाई दी है। 2010 से 2019 तक धवल बुच लंदन और सिंगापुर में काम कर रहे थे। माधवी जी करीब 2011 से मार्च 2017 तक सिंगापुर में काम करती रहीं। पहले वो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म में एम्प्लॉय के तौर पे काम करती थी, फिर उन्होंने आगे चल के कंसल्टेंट का रोल निभाया। 2015 में इन्होंने आईपीई प्लस में पैसा इन्वेस्ट किया और ये पैसा एज एन एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पे लगाया और सेबी की होल टाइम मेंबर बनने से करीब 2 साल पहले ये इन्वेस्टमेंट की गई थी। और जहां तक इसी फंड में पैसा लगाने की बात है तो माधवी जी कहती हैं कि ये सब हमने अनिल आहूजा के कहने पे लगाया। अनिल आहूजा धवल बुच के एक स्कूल या एक आईआईटी दिल्ली के पुराने दोस्त रहे हैं, उनके कहने पे ये पैसा लगाया गया। अनिल आहूजा इसी फंड के सीआईओ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी थे, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट का फैसला उनके कहने पे लिया गया। हालांकि आगे चल के माधवी जी ये भी कहती हैं कि जैसे ही अनिल आहूजा ने एज अ सीआईओ की पोजीशन अपनी नौकरी छोड़ी, उन्होंने धवल बुच और माधवी बुच ने अपने पैसे इस फंड से निकाल लिए। और माधवी जी के इसी रिस्पांस डॉक्यूमेंट में मिस्टर आहूजा का भी रिस्पांस डाला गया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि इनका फंड जो आईपीई प्लस था, जहां पे ये सीआईओ थे, उस फंड ने कभी भी अदानी ग्रुप के किसी भी कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाया। तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे माधवी जी अपना एक जवाब देती हैं। अब माधवी जी के इस रिस्पांस के ऊपर हिंडनबर्ग ने क्या जवाब दिया? अब सबसे पहले हिंडनबर्ग ने ये कहा कि देखिए, माधवी पूरी बुच एक्सेप्ट कर रही हैं पब्लिकली कि जी हाँ, वो इस फंड में इन्वेस्टेड थी और वो ये भी कहती है कि ये सब कुछ उन्होंने अनिल आहूजा के कहने पे किया। लेकिन वो ये बात बताना भूल गई कि अनिल आहूजा जो कि उनको एज अ सीआईओ दिख रहे थे उस फंड में, वो उसी समय अदानी की फर्म में, अदानी की कंपनीज में एक डायरेक्टर के तौर पे भी काम कर रहे थे। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब अदानी ग्रुप ने अपना जवाब दिया तो उसमें अनिल आहूजा को एज ए डायरेक्टर बताया गया है। अब यहाँ पे इन दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है और ये कॉन्फ्लिक्ट अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट को लेके है, जहां पे हिंडनबर्ग का कहना है कि आईपीई प्लस फंड जिसमें माधवी पुरी बुच जी ने पैसा लगाया, वो फंड ने अदानी ग्रुप में अपनी इन्वेस्टमेंट की। और वहीं पे अनिल आहूजा जो कि उसी फंड के सीआईओ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर तो थे ही, लेकिन साथ में अदानी ग्रुप के एक डायरेक्टर भी थे, उनका कहना है कि आईपीई प्लस का अदानी ग्रुप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। इंटरेस्टिंगली आईआईएफएल वेल्थ की 361 जो कि उस फंड को आईपीई प्लस 1 फंड को संभालती थी, उस समय उनका भी एक रिस्पॉन्स आया इसी संडे को, जहां पर उन्होंने कहा कि आईपीई प्लस फंड 1 ने अपने पूरे टेन्योर में अदानी ग्रुप की किसी भी कंपनी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जवाब ढूंढने के लिए सेबी ने कितने समय से कोई गुहार, कई समन्स भेज रखे थे, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। GDOF ग्लोबल डायनामिक्स अपॉर्चुनिटीज फंड एक और फंड है जो कि इस पूरी की पूरी कशमकश का हिस्सा है, उसका जवाब भी अभी तक नहीं आया है। लेकिन इनका जवाब अब जाके फाइनली आ गया है, इतने समय के बाद, 1.5-2 साल से पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब जाके ये कह रहे हैं कि जी अदानी में हमारा कोई भी पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं लगा हुआ। इन्होंने अगर ये बात पहले से की होती विद फैक्ट्स एंड नंबर्स तो शायद हिंडनबर्ग अपनी तरफ से ऐसा कोई क्लेम नहीं कर पाता। लेकिन अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एक तरफ हिंडनबर्ग अभी भी ये कहता है कि इस फंड का पैसा लगा हुआ था, इनका कहना है कि जी नहीं, हमने नहीं लगाया। एनीवे, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे माधवी पुरी बुच जी REIT को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक फ्यूचर का अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बता रही थी और साथ में इनके हस्बैंड ब्लैकस्टोन में एज ए सीनियर एडवाइजर काम कर रहे थे। ब्लैकस्टोन वही कंपनी है जो कि इंडिया में अपने REITs को लॉन्च करती है। अब इसके ऊपर माधवी पुरी बुच जी का कहना है कि धवल जिनका अपॉइंटमेंट एज ए सीनियर एडवाइजर ब्लैकस्टोन में 2019 में हुआ था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि सप्लाई चेन में यूनिलीवर में इन्होंने 13-14 साल काम किया था, उसी के कारण इनको एक नौकरी मिली थी और कोई कारण नहीं था। और तो और धवल बुच की ब्लैकस्टोन में अपॉइंटमेंट माधवी पुरी बुच जी के चेयरपर्सन बनने से पहले ही हो गई थी। और जहां तक रियल एस्टेट की बात है तो माधवी जी ने इस नोट में लिख के दिया है कि धवल बुच किसी भी तरीके से रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड नहीं थे। और साथ में धवल बुच जब ब्लैकस्टोन के साथ सीनियर एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे थे तो ब्लैकस्टोन ग्रुप को माधवी जी की रिक्यूजल लिस्ट में डाल दिया गया, जो कि सेबी के साथ मेंटेन की जाती है। मतलब ब्लैकस्टोन को लेके कुछ भी आएगा तो माधवी जी अपना कोई फैसला नहीं सुनाएंगी। माधवी जी लिखती हैं कि पिछले 2 साल के अंदर सेबी 300 से ज्यादा सर्कुलर लेके आया है पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम के अराउंड, और ये सारी की सारी रेगुलेशंस एक बोर्ड के द्वारा अप्रूव की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि चेयरपर्सन ने कुछ डिसाइड किया और एज इट इज मान लिया जाएगा। और इन 300 सर्कुलर्स में से कुछ सर्कुलर जो कि REITs को लेके थे, उसको लेके इतनी बड़ी बात बनाना
गलत है। अब जहां तक REITs और सेबी का आपस में कनेक्शन है, तो अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो सेबी का REITs के ऊपर फोकस कुछ खास नहीं रहा है। मतलब अगर आप सेबी की वेबसाइट पर जाएंगे, सर्कुलर चेक करेंगे, REITs का सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2015 में एक इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। फिर 2016 में एक सर्कुलर लाया गया। 2018 में पहला एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का REIT लॉन्च किया गया। 2019 में उसके कुछ अपडेट्स भी आए। फिर 31 दिसंबर 2019 को माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स का एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस लाया गया, वो भी एक REIT ही था। 2020 में इसके कुछ अपडेट लाए गए। फिर 2020 में REITs और इन्वेट्स के ऊपर एक सर्कुलर आया। 2021 में एक स्टैटिस्टिकल रिसर्च की गई। 2021 में एक मास्टर सर्कुलर भी लाया गया, जिसको 2022 में फिर से अपडेट किया गया। और 2023 में अगर आप देखेंगे तो 5 से 7 अलग अलग कंसल्टेशन पेपर लाए गए सिर्फ REITs को लेकर। कुछ रिपोर्ट्स थी, कुछ मास्टर सर्कुलर्स थे। और 2024 में भी अभी तक 3 कंसल्टेशन पेपर आ चुके हैं। मास्टर सर्कुलर को फिर से अमेंड किया जा चुका है। मतलब सेबी का पिछले कुछ सालों में REITs को लेके काफी फोकस आया। और जितने भी REITs जो कि पिछले कुछ सालों में लॉन्च किए गए हैं, चाहे वो एम्बेसी पार्क्स हो, माइंडस्पेस हो, नेक्सस हो जो कि पिछले साल आया है, ये सब के सब REITs ब्लैकस्टोन के ही हैं। और तो और सेबी की चेयरपर्सन महतबी बुरी को काफी बार अलग अलग रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में देखा गया है, जहां पे वो REITs को इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक फ्यूचर के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पे बताती देखी गई है। इन्होंने खुद कहा है कि इन प्रोडक्ट्स को काफी हाई रिस्क समझा जाता है, इसलिए इसका मिनिमम एंट्री प्राइस भी ज्यादा मतलब हाई रखा जाता रहा है। धीरे धीरे करके हम इस एंट्री प्राइस को कम करते जा रहे हैं और आगे चल के हमारा इंटेंशन है कि इस एंट्री प्राइस को और कम कर दिया जाए। और इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लैकस्टोन ने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट आने से एक दिन पहले फ्राइडे को ही नेक्सस के अपने REIT में से करीब आधी स्टेक को बेच दिया 4,550 करोड़ रुपए में। जिस REIT में इनका हिस्सा 43% था, इस स्टेक को बेचने के बाद वो हिस्सा 21% रह गया। मतलब ब्लैकस्टोन को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बारे में पहले से ही पता था। एनीवे, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कि माधवी जी के खुद के बिजनेसेस के अराउंड था। माधवी जी ने प्रेस रिलीज में लिख के दिया है कि ये दोनों कंपनीज तब बनाई गई जब वो खुद सिंगापुर में थी। एक कंपनी को सिंगापुर में ही बनाया गया, दूसरी को इंडिया में। लेकिन जैसे ही इनका अपॉइंटमेंट सेबी के साथ हुआ, इन्होंने ये नहीं लिखा है कि किस रोल में, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जैसे ये होल टाइम मेंबर बनी 2017 में, उसी समय ये दोनों कंपनीज इनके हिसाब से डोरमेंट मतलब बंद कर दी गई थी। अब डोरमेंट का लिटरल मतलब बंद हो जाना नहीं होता है। तो इस प्रेस रिलीज में इन्होंने ये नहीं लिखा है कि वो शट डाउन हो गई थी, इन्होंने लिखा है कि वो डोरमेंट हो गई थी। और जहां तक शेयर होल्डिंग की बात है तो इनके अनुसार इन्होंने सेबी को ये सब बातें कि इनका शेयर होल्डिंग इन कंपनीज में पहले से ही बता के रखा हुआ था। और अगले ही पॉइंट में महतवी जी ये लिखती हैं कि धवल बुर्ज जिनके पास सप्लाई चेन का एक डीप एक्सपर्टीज था, इन कंपनीज के थ्रू उन्होंने अपनी एक कंसल्टेंसी कंपनी बनाई। उसके थ्रू उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स, प्रोमिनेंट क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना जरूरी हो जाता है कि जहाँ पे धवल बुर्ज इन कंपनी के साथ अपनी कंसल्टेंसी चला रहे थे, और वहीं पे इसी डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि धवल बुर्ज 2019 में एज अ सीनियर एडवाइजर ब्लैकस्टोन के साथ काम कर रहे थे। तो ये दोनों क्या आपस में पैरेलली की जा रही थी, इसके बारे में कोई डायरेक्ट बात नहीं लिखी गई है। और महतवी जी ये भी लिखती हैं कि जो सिंगापुर की कंपनी थी उसका पूरा का पूरा स्टेक धवल बुर्ज के नाम पे कर दिया गया, और इसके बारे में भी सेबी को पहले से ही बता दिया गया था। अब यहाँ पे भी हिंडनबर्ग ने जवाब दिया है, कहा है कि एक तरफ महतवी जी कहती हैं कि ये दोनों की दोनों कंपनीज डोरमेंट हो चुकी थी, काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग के अनुसार 31 मार्च 2024 मतलब कुछ महीने पहले का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि सरकारी डॉक्यूमेंट है उसको देखा जाए तो उसमें 99% ऑनरशिप महतवी जी की ही है, उनके हस्बैंड की नहीं। और तो और हिंडनबर्ग का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं कि एंटिटी डोरमेंट हो चुकी है, ये अभी भी काम कर रही है। इनफैक्ट इसका रेवेन्यू भी आ रहा है, इससे पैसा भी कमाया जा रहा है। जो सिंगापुर की कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है, उससे इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल है, लेकिन जहां तक इंडियन कंपनी की बात है वो अभी भी पैसा कमा रही है। और जाते जाते हिंडनबर्ग ने इसी बात के ऊपर एक बात और बोल दी कि 1 मार्च 2022 को जहां पे महतवी जी सेबी की चेयरपर्सन बनती हैं, और वहीं पे 16 मार्च 2022 तक ये सिंगापुर की जो कंपनी थी अगोरा पार्टनर्स, उसकी 100% शेयर होल्डर भी थी। मतलब 2 हफ्तों तक ये 2 काम कर रही थी, सिंगापुर की कंपनी को भी चला रही थी एटलीस्ट ऑन द डॉक्यूमेंट लेवल, और दूसरा सेबी की चेयरपर्सन भी थी। मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज पर हिंडनबर्ग अभी भी है। हिंडनबर्ग ने कुछ एमसीए की वेबसाइट से शायद डॉक्यूमेंट निकाले हैं, उनके हिसाब से 2021 में इस कंपनी ने करीब 94.45 लाख रुपए कमाए, 2022 में 1,98,00,000 रुपए, 2023 में 40 लाख रुपए और 2024 में करीब 13,85,000 रुपए। ये सारे के सारे पैसे उस समय कमाए गए हैं जब महतवी बुर्ज जी सेबी की चेयरपर्सन रही हैं, और वो साल हैं 2022, 2023
और 2024। और महदबी बुच अपने प्रेस रिलीज की बात यहां पे खत्म करती हैं कि कुछ महीने पहले हिंडनबर्ग को सेबी की तरफ से एक शो कॉज नोटिस भेजा गया था, जहां पे उन्होंने बहुत मल्टीपल वायलेशंस किए थे इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेशन के हिसाब से। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उस शो कॉज नोटिस का जवाब देने की बजाय हिंडनबर्ग ने यह चूज किया कि वो सेबी की क्रेडिबिलिटी को टारगेट करें या वो सेबी की चेयरपर्सन के कैरेक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश करें। हालांकि हिंडनबर्ग के रिस्पॉन्सेस को देख के ये कहीं भी नहीं लगता है कि सेबी की क्रेडिबिलिटी को टारगेट किया गया है। सेबी की चेयरपर्सन की क्रेडिबिलिटी को मे बी फ्रॉम ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू टारगेट किया गया है। किसी भी तरीके से डायरेक्टली ये नहीं कहा गया है कि सेबी ने कुछ गलत किया है। और जहां तक सेबी के शो कॉज नोटिस की बात है तो 26 जून 2024 को, मतलब कुछ समय पहले ही, कुछ हफ्तों पहले ही ये नोटिस भेजा गया था, जहां पे सेबी एक्ट 1992 के हिसाब से, पीएफयूटीपी के हिसाब से, आरए रेगुलेशन के हिसाब से कुछ वायलेशंस बताई गई थी और साथ में कहा गया था कि 21 दिन के अंदर हिंडनबर्ग को जवाब देना है और अगर नहीं देता है तो सेबी समझ जाएगा कि उसके पास जवाब देने को कुछ है नहीं और उसको एक एक्स पार्टी घोषित कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना होगा सेबी ले लेगा। और इसी शो कॉज नोटिस में सेटलमेंट का प्रोविजन भी दिया गया था सेबी की तरफ से कि अगर हिंडनबर्ग किसी ना किसी लेवल पे सेटलमेंट करना चाहता है तो रास्ता भी खुला हुआ है। हालांकि इस बात को 21 दिन से कहीं ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैसेज सेबी की तरफ से नहीं आया है जहां पे वो हिंडनबर्ग के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हो। मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ये हो सकता है कि सेबी अपनी तरफ से ले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन या इसके बारे में कोई बात भी देखी नहीं गई है। क्या ये डॉक्यूमेंट सिर्फ भेजने के लिए भेजा गया था कि सेबी ने अपनी तरफ से एक काम कर दिया या एक्चुअली दे मेंट टू टेक एन एक्शन? तो अगर ऐसा था तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, ये सवाल तो पूछना बनता है। इन सब रिस्पॉन्सेज के साथ साथ सेबी ने भी अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्स दिया था, एक डॉक्यूमेंट जारी किया था। उनमें भी 3 मेजर एरियाज में बातें की गई थी। पहला पॉइंट था अदानी की इन्वेस्टिगेशन के अराउंड, जिसमें इन्होंने कहा कि सेबी ने अपनी तरफ से करीब 100 समन, 1100 लेटर, ईमेल्स, 100 से ज्यादा कम्युनिकेशंस अलग अलग डोमेस्टिक और फॉरेन रेगुलेटर्स के साथ की। 300 डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया गया जिसमें 12,000 पेजेस थे। अब इतना क्वांटम में बात बताना अलग बात है, लेकिन इस सब के साथ साथ क्या एक्शन लिया गया और इतना सब काम करने के बाद सेबी ने फाइनली अदानी को कुछ महीनों के बाद अपनी तरफ से क्लीन चिट भी दे दी थी। एंड फाइनली अदानी ग्रुप ने भी अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जहां पे उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग के द्वारा ये जो एलिगेशंस लगाई जा रही हैं वो मैलिशियस हैं, मिस्चीवियस है, मैनिपुलेटिव है। हालांकि ये सारी की सारी एलिगेशंस डायरेक्टली अदानी ग्रुप के खिलाफ नहीं थी। ये एलिगेशंस सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर थी, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि अदानी ग्रुप का जो भी लोगों के बारे में बात की जा रही है उनके साथ कोई भी बिजनेस या कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है। और वहीं पे अनिल आहूजा के बारे में भी बात की गई है। कहा गया है कि वो अदानी पावर में एक नॉमिनी डायरेक्टर थे और साथ में 2017 तक अदानी एंटरप्राइजेस के भी डायरेक्टर रहे हैं। मतलब जिस समय महदबी बुच और धवल बुच से अनिल आहूजा ने आईपीई प्लस फंड में इन्वेस्टमेंट करवाया था, उसी समय पे अनिल आहूजा अदानी ग्रुप के एक डायरेक्टर भी थे। ये प्रेस रिलीज भी कहती है कि हिंडनबर्ग इंडियन लॉज का कंटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे समझना जरूरी है कि अगर अदानी ग्रुप को लगता है, आज तो चलो इनडायरेक्टली बोला गया है, लेकिन जनवरी 2023 में डायरेक्टली अदानी ग्रुप को बोला गया था। उस समय और आज के समय पे दोनों टाइम पे ये बात बोली जा रही है। क्या अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? 6 लोगों की कंपनी है, अभी तक इनके खिलाफ कोई इंटरनेशनल लॉज में एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक ये एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक यही लगेगा कि हिंडनबर्ग आएगा, कुछ भी बोल के चला जाएगा। पहले अदानी ग्रुप को बोला, फिर महदबी बुच को बोला, कल को कुछ और किसी को और बोल सकता है। जब तक अदानी ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले लेता, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके बात नहीं करता, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, तब तक ये सिर्फ कागज में लिखी बातें ही हैं और कुछ नहीं। क्या ये डॉक्यूमेंट एक नैरेटिव सेट करने के लिए डाले जा रहे हैं या इनमें भी कोई सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो अदानी ग्रुप को एक्चुअल में कोई एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ कागजों में लिख के दे देने से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। हिंडनबर्ग को तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा। और जहां तक इन्वेस्टर्स की बात है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स की बात है, एक समय ऐसा आ सकता है कि इन्वेस्टर्स इन डॉक्यूमेंट को भी बिल्कुल रेलेवेंट ना समझें, क्योंकि हिंडनबर्ग 2 बार ऐसा ब्रीच कर चुका है और बार बार ब्रीच करने से उसको कोई रोक नहीं रहा। क्या हिंडनबर्ग जो बात कर रहा है वो सच है या उनकी कुछ एलिगेशंस में कुछ सच्चाई है? और अगर सच्चाई नहीं है तो सेबी को, अदानी ग्रुप को, महदबी बुच को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द चेयरपर्सन ऑफ द रेगुलेटर। सेबी की चेयर की बात हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल पोजीशन है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, इंडियन लिस्टेड कंपनीज के लिए, इंडियन ब्रोकर्स के लिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाते हैं, उन सब का विश्वास एक चेयर के ऊपर होता है। और अगर उस चेयर के ऊपर सवाल आता है तो कंसर्न छोटा मोटा नहीं है। और इसको सोशल मीडिया में किस तरह से दिखाना है, अगर इस पे फोकस किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये कोई लॉन्ग टर्म या किसी भी तरह का सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है। हिंडनबर्ग सामने से अटैक कर रहा है,
कागज निकाल रहा है, प्रूफ इकट्ठे कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है। हम सब देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है। जो पैसा इंडिया की मार्केट्स में लगाता है वो भी, इंडिया के कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है वो भी, इंडियन कंपनीज के गुड्स को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को खरीदता है वो भी। तो क्या सिर्फ हम कागजों में बात लिख के चुप करने वाले हैं या कुछ करने वाले भी हैं? और जहां तक इन एलिगेशंस की बात है, अगर महतबीपुरी बुच अपनी तरफ से कोई प्रूफ सामने रख देती हैं जो कि इन एलिगेशंस को काउंटर करे, नेगेटिव कर दे, खत्म कर दे, तब तक सब सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सिर्फ ये बातें लिखने पे ये सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे बात रुक नहीं सकती। इन एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि इन एलिगेशंस में से कुछ में प्रूफ भी दिए गए हैं और इन एलिगेशंस में से कुछ को महतबी जी ने एज इट इज एक्नॉलेज भी कर दिया है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन सेबी खुद तो नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज लेड बाय द पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। तो एक इंडिपेंडेंट कमेटी बननी चाहिए, एक पैनल बनना चाहिए, जो कि जनरली सेबी के केसेस में बनता है जब एक इन्वेस्टर या ट्रेडर की बात आती है। इस बार चेयरपर्सन की बात हो रही है। इस पैनल के मेंबर्स कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनका सेबी के चेयरपर्सन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। सेबी चेयरपर्सन उनके इनपुट्स को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, वैसा पैनल, वैसे मेंबर्स हो। क्योंकि वो पैनल जब कुछ कंक्लूजन देगा, उसको सब लोग 100% ऑब्जेक्टिवली मानेंगे एज कंपेयर टू दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एनीथिंग जो सेबी खुद करे। क्योंकि उस केस में ऐसा लगेगा कि सेबी अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद कर रहा है और खुद की ही जजमेंट सुना रहा है। इस केस के बारे में आगे चल के जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।